हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का एक बार फिर से फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए और आगे भी आप इस प्यार को और सपोर्ट को बरकरार बनाए रखें। बिना किसी देरी के मैं आज आपकी क्लास लेकर आ रहा हूँ सामाजिक अध्ययन। अभी हमने जो आपकी लास्ट क्लास ली थी वे ली थी हमने मैथ्स की, जिसके अंदर हमने 2017 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का। आज हम लेंगे आपकी सामाजिक अध्ययन, जिसके अंदर मैंने आपको 2 क्लास पहले ले चुका हूं, 40 ऑप्शनल क्वेश्चन करा चुका हूं और गारंटी के साथ कहता हूं कि उन 40 में से ही आपको 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, ये मैं दावा करता हूं। और आज मैं जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं सामाजिक अध्ययन के, वे बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। मैंने उन पर खुद स्टडी की है, उन पर फोकस किया है, मैंने उन्हें बहुत ही आपके लिए क्लोज लेकर आया हूं आपके, और इतनी अच्छी तरीके से मैंने वे बनाए हैं क्वेश्चंस आपके लिए कि आप देखोगे तो वे आपको पेपर में सिमिलर रखे हुए मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा आज का पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है। देखिए, सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत का तोता किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? सल्तनत काल से समझते हैं आप दिल्ली पर जब शासन हुआ करता था उस समय की बात है। दिल्ली पर जब शासन हुआ करता था सल्तनत काल, उस समय की बात है। तूतीय हिंद, सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत का तोता किसे कहा गया है? तो तूतीय हिंद भारत का तोता कहा गया है किसे? अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो, नोट कीजिए, अमीर खुसरो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं, इसलिए फोकस बनाकर रखें। जितने भी क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण कराए जा रहे हैं और आने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई? जल्दी बताइए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई और समय क्या था? चलिए आपको आंसर बताते हैं। अजातशत्रु, समय था आपका 483 ईसा पूर्व BC। देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पहले प्रथम बौद्ध संगति हुई। किसके काल में हुई? अजातशत्रु के काल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगति होती है आपकी 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व कालाशोक के समय में या काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। देखिए द्वितीय होती है आपकी कालाशोक 383 BC। दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर आपका अच्छा बनकर आता है, अगर अच्छा क्वेश्चन पेपर बनकर आता है, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन पेपर अगर आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत से संबंधित है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं बिल्कुल ज़्यादा है। पूछी जा सकती है या द्वितीय बौद्ध संगति पूछी जा सकती है। प्रथम आपकी होती है अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व और सेकंड होती है 383 ईसा पूर्व आपकी कालाशोक के समय में। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। भारत में प्रथम या सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? भारत में
सबसे पहले, भारत में सबसे पहले या प्रथम बार सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? किसके द्वारा जारी किए गए? जल्दी बताइए, किसके द्वारा जारी किए गए? चलिए जल्दी बताइए। जारी किए गए हिंद यूनान के द्वारा या इंडो यूनानी। देखिए, भारत में प्रथम बार सोने के सिक्कों का जो चलन हुआ, सोने के सिक्कों को भारत में उतारा गया, मार्केट में आए, उनके द्वारा व्यापार किया गया। तो प्रथम बार सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए या चलाए गए? तो वे थे आपके हिंद यूनानी, इंडो यूनानी। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन उठने की संभावनाएं बहुत होती हैं आपकी यहाँ से। जिस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं सिक्कों पर, जो सिक्कों पर होते हैं, कृषि पर होते हैं, व्यवसाय पर होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादातर आप सभी जानते हैं। भारत व चीन का युद्ध कब हुआ? देखिए क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, युद्ध कब हुआ, लेकिन यह क्वेश्चन कई चीज़ लेकर आता है। इस क्वेश्चन से बहुत चीज़ आपकी जुड़ी हुई है। देखिए, युद्ध हुआ आपका 1962। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? भारत के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन उठकर आता है, भारत के राष्ट्रपति से क्वेश्चन उठकर आता है। किस देश की विजय हुई? इसमें चीन की विजय हुई। कितने इसमें सैनिक भारत के मारे गए, शहीद हुए, भारतीय सैनिक शहीद हुए? इस तरह के क्वेश्चन इस युद्ध से जुड़ जाते हैं। लेकिन हमें करना क्या है? हमें सिर्फ फोकस करना है जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट की हैं। और बीटीसी डीएलआर का जो स्तर होता है एग्ज़ाम का, सामान्य अध्ययन का, वो स्तर डीपली नहीं होता, क्योंकि हमें 1st to 5th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। और उन बच्चों का जो स्तर होता है, मानसिक स्तर होता है, वो इतना नहीं होता कि कैचिंग पावर की वो उतनी डीपली उसे जाकर समझ सके और वे अपने माइंड में स्टोर कर सके। इसलिए चीज़ें उन्हें सिर्फ उतनी बतानी होती हैं जितनी उनके काम की होती हैं, वे याद रख सकते हैं। इसलिए सिर्फ पूछा जाएगा भारत व चीन का युद्ध कब हुआ? तो युद्ध हुआ 1962 में। जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं वे आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर वे इतनी अति महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी हमारा चीन और भारत का युद्ध महत्वपूर्ण है। चलिए नोट कीजिए, चीज़ें सिर्फ हमें वे करनी है जो हमारे एग्ज़ाम ऑफ बेसिस पे हैं, ना कि हमें यहाँ पर चीज़ों को पढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, बढ़ते चलिए सफलता को पाते चलिए, रुकना नहीं है, सिर्फ बढ़ते ही आगे चले जाना है। जीवन बहुत छोटा है, कार्य बहुत ज़्यादा हैं। थोड़े समय में ज़्यादा कार्य करने हैं। देखिए, भारत, इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है? चलिए बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, चीज़ें ऐसी होती है कि जो सीबीएसई माध्यम, इंग्लिश मीडियम के माध्यम के होते हैं, वे हिंदी की चीज़ों को नहीं समझ पाते, और जो हिंदी माध्यम के होते हैं वे इंग्लिश को नहीं समझ पाते। लेकिन
आपको क्या करना होगा, आपको दोनों में ही कंफर्टेबल होना पड़ेगा, आपको चीज़ें दोनों ही चीज़ों में सीखनी पड़ेगी। इंटर के बाद, जब आप इंटर के बाद आते हैं, आप सपोज़ कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, कोई कोर्स करते हैं, बीटेक वगैरह या बीसीए एमबीए जो भी आप करते हैं, तो वो आपका प्राइवेट सेक्टर, अगर किसी ने अपना मूड बना लिया कि प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, तो उसकी चीज़ें वहाँ पर इंग्लिश ही उसे प्रीफर करती है। बट अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हो और कंपटीशन में भी आना चाहते हो जनरल कंपटीशन में, तो आपको हिंदी आनी ही चाहिए। हिंदी के बिना आपका कुछ भी नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स बीटीसी करते हैं, कोई बीकॉम करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीटेक, कोई बीसीए करता है, और उसके बाद एक कंबाइन आ जाते हैं बीटीसी में। बीटीसी का सिलेबस आपका हिंदी में माध्यम से है, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ बेनिफिट मिल जाता है हिंदी मीडियम वालों को, और उधर थोड़ा लॉस होता है इंग्लिश मीडियम वालों को। लेकिन उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, इसलिए मैनेज करना सीखिए और दोनों भाषाओं पर फोकस रखिए, दोनों भाषाओं पर फोकस रखिए, क्योंकि हिंदी बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। आप हिंदी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। चीज़ें आपके सामने हिंदी में पूरी उम्र, तमाम उम्र रिपीट होती रहेंगी और आप हिंदी को कभी भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो चीज़ों को फोकस करना सीखिए। देखिए, भारत जो है आपका, वह भारत उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नोट कीजिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, भोज प्रबंध किसकी रचना है? बोध प्रबंध किसकी रचना है? चलिए बताइए जल्दी। आंसर है आपका वल्लाल। ये वल्लाल देव नहीं है आपका, ये है वल्लाल। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, एक रचना है जिसका नाम है भोज प्रबंध। क्या नाम है? एक रचना है आपकी, और ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर फोकस बनाकर रखें। क्वेश्चन है, भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो भोज प्रबंध है वल्लाल की रचना। किसकी रचना है? वल्लाल की रचना। चलिए नोट कीजिए। चीज़ें हमें वे लेकर चलनी हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन उठा लेते हैं आपका ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में भी आ जाते हैं आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व भौतिक विज्ञान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी बताइए जल्दी। आप सभी भली भांति जानते हैं, बताइए विश्व की सबसे बड़ी नदी। चलिए बताइए, आंसर है आपका नील। कौन सी नदी है? नील। देखिए ये तो था आपका विश्व ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। क्वेश्चन अगर आ जाता है तो भारत की सबसे बड़ी नदी या भारत की सबसे ज़्यादा पानी लेकर जाने वाली, देखिए एक तो होती है बड़ी में वो लेंथी हो सकती है, लेकिन एक होती है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, जो पानी आपका ज़्यादा लेकर जाती है। तो बताइए, एक तो है आपकी जो सबसे बड़ी में, एक तो आ जाती है गंगा जो लेंथी जाती है, लेकिन एक आ जाती है आपकी, क्या आती है? ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है आपकी, और एक आ जाती है गंगा। फोकस कीजिए, ये चीज़ें आपकी हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड।
बट इतना भी हमारे पास समय नहीं है कि हम आपकी एक एक चीज़ को लेकर चलें। अगर नदियों का ही टॉपिक उठा दिया तो आपका एक हफ्ते नदी ही जलेंगी, और इतना हमारे पास समय नहीं है अभी कि हम एक एक चीज़ पर फोकस करें। फोकस करेंगे आफ्टर एग्जाम, आफ्टर डीएलएड एग्जाम हम फोकस करेंगे आपकी हर एक पॉइंट पर, हर एक टॉपिक पर। लेकिन बस अब हमें सिर्फ पढ़ना है 50 नंबरों के लिए। हमें सामान्य अध्ययन में 50 में से 50 ही लाने हैं, ना कि 49 लाने हैं। हमें 50 में से 50 ही लाने हैं, और हम पढ़ रहे हैं सिर्फ 50 नंबरों के लिए। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम टेट सुपर टेट के लिए, तो हम वहाँ पर हर पॉइंट पर फोकस करेंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जल्दी बताइए, जनक कौन थे? ये क्वेश्चन जो मेनली है ये आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये आया है आपका यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जल्दी बताइए, आंसर पूछा जा रहा है आपसे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे आपके एम एस स्वामीनाथन। कुछ स्टूडेंटों ने तो सोच लिया होगा कि सर बता रहे एम एस धोनी। भैया एम एस धोनी नहीं है, एम एस स्वामीनाथन जी है। और एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा क्या किया गया, वह किस चीज़ के जनक थे? वह थे हरित क्रांति के जनक। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वह थे आपके एम एस स्वामीनाथन। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशन पर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के, कौन सी समिति बताई गई है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए, अध्यक्ष कौन थे? चलिए जल्दी बताइए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपके संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, सेल्यूकस नाम का एक विदेशी आक्रमणकारी था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर कब आक्रमण किया? कब आक्रमण किया? जल्दी बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आक्रमण कब किया? और सेल्यूकस निकेटर से एक सब चीजें और निकल आती है, सिकंदर का ही जो सेनापति था वह सेल्यूकस निकेटर था। और इसने भारत पर कब आक्रमण किया? और इसकी एक लड़की थी जिसके साथ विवाह हो जाता है, किसका? वो हो जाता है आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी का। वो एक संधि होती है उनकी, एक युद्ध ट्रीटी होती है, जिसके तहत सेल्यूकस निकेटर की लड़की का, जिसका नाम होता है हेलेना, उसकी शादी कर दी जाती है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य जी से। चलिए नोट कीजिए और बताइए, सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर कब आक्रमण किया? बताइए जल्दी। 305 ईसा पूर्व। कब किया? 305 ईसा पूर्व, 305 BC बिफोर क्राइस्ट। चलिए
और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये युद्ध सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ा गया था। और आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वे मगध के साम्राज्य पर कब विराजमान हुए, कब उन्हें गद्दी प्राप्त हुई, तो वो हुई थी 321 ईसा पूर्व 321 BC में। वह मगध साम्राज्य की कुर्सी पर वहां के राजपाट को उन्होंने संभाला, वहां पर वह राजा बने। 321 ईसा पूर्व में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की कुर्सी पर या मगध के पद पर राजा कब विराजमान हुए, तो वह हुए 321 BC। वह 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ एक युद्ध किया गया, जिसमें एक संधि, एक ट्रीटी होती है। उनकी लड़की हेलेना के साथ विवाह भी इनका किया जाता है। चीज़ें बहुत हैं, बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं सेल्यूकस निकेटर और आपकी हेलेना और आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ। साथ में आ जाते हैं आपके कौटिल्य जी अर्थशास्त्री। बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चीज़ें इतनी वाइड है कि अगर आपको पढ़ाऊँ तो 1 महीना ऐसे ही निकल जाएगा, बट हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम चीज़ों को इतने वाइडली लेकर चले। हमें एग्जाम ऑफ पॉइंट से सोचना है, एग्जाम ऑफ पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे, कौन से धर्म प्रचलित थे। देखिए आंसर आ जाता है आपका ब्राह्मण व जैन। देखिए आपके एक समय था, जो पीरियड था आपका राजपूत पीरियड की बात है, राजपूत काल की बात है। उस समय में कौन से धर्म प्रचलित थे। प्रचलित का मतलब होता है कि कौन से धर्म उस समय पर चल रहे थे, कौन से धर्म उस समय पर ज़्यादा चल रहे थे, प्रचलित थे। तो वे थे आपके ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण धर्म, या आपका सेकंड था जैन धर्म। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी यात्री फाहियान का असली नाम क्या था। असली नाम, चलिए बताइए, असली नाम क्या था। जल्दी बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। चीनी यात्री फाहियान का असली नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था। वह था आपका कुंग। क्या नाम था, कुंग। देखिए क्वेश्चन आपको सब पढ़ा देंगे कि एक विदेशी यात्री आया था चीनी, जिसका नाम था फाहियान। एक आता है आपका हैंसान, बहुत आते हैं, सभी की हम बारे में बातें करेंगे, लेकिन कोई भी आपसे यही चीज़ नहीं बताएगा कि फाहियान का वास्तविक नाम क्या था, उसका रियल नाम क्या था, उसका वास्तविक व असली नाम क्या था। तो उसका वास्तविक नाम था कुंग। और क्वेश्चन जब भी आपके आते हैं, ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, कि कौन सा यात्री कब आया और किस नाम से आया। चीज़ें अब पूछ ली जाती हैं, डेप्थ से, गहराई से पूछ ली जाती हैं, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से पूछ ली जाती है कि बताइए उसका असली नाम क्या था, वास्तविक नाम था। अब भाई हमने तो पढ़ा नहीं कि वास्तविक नाम होता क्या था, हमें तो सर ने या भैया ने कोचिंग में पढ़ा दिया कि उसका नाम था फाहियान या उसका नाम था हैंसान, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि उसका वास्तविक रियल नाम था। अब सपोज करिए किसी को कह दिया जाता है कि किसी का नाम कुछ भी रख दिया जाता है, लेकिन उसका रियल नाम जो स्कूल कॉलेज लाइफ में होता है, सपोज करिए किसी का नाम है कुछ अनुज, किसी का नाम है अनुज नाम, उसका उसे कॉलेज में दिया गया है, उसकी मार्कशीट में दिया गया है, उसके जितने भी
बाहरी चीज़ें हैं, रिलेशंस हैं, सभी में उसका नाम अनुज है। लेकिन वास्तविक नाम उसके जो माता पिता के द्वारा उसके जन्म के पश्चात जो दिया गया था, सपोज कीजिए वह दिया गया था उसका चिंटू या छोटू, गोलू, कुछ भी नाम रख दिया गया, लेकिन जो उसका नाम रखा गया कॉलेज के हिसाब से वह रख दिया गया अनुज। अगर उसका हम वास्तविक नाम पूछें, उसके माता पिता के द्वारा जो रखा गया था वह रखा गया था गोलू, चिंटू, मिंटू, जो भी रखा गया था, लेकिन उसका कागजों में नाम चल रहा है अनुज। तो इसी तरीके से जो उसका फायान का जो नाम वास्तविक था वह कुंग नाम था, जो उसके बचपन के समय का नाम था, उसके माता पिता के द्वारा दिया गया था फायान, या फायान नाम उसका एक दूसरा नाम था, लेकिन वास्तविक नाम उसका कुंग था। समझिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि चीज़ों को रटने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन मैं बेशक आपको कम कर रहा हूँ, क्वेश्चन कम होने का कारण है कि मैं डेस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ चीज़ों को, और डेस्क्रिप्टिव पढ़ाने का मतलब है कि मैं आपको ऑप्शंस कभी नहीं देता, मैं चीज़ें आपको रियल थिंग बताता हूँ कि है क्या, और उसकी जड़ बताता हूँ कि चीज़ें कहाँ से उठ के आई हैं। क्वेश्चन बेशक कम करें, लेकिन जितने भी करेंगे इंपॉर्टेंट करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। कम पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, लेकिन वैल्यूबल पढ़िए। जो चीज़ें हमारे लिए वैल्यूबल होती है उसी चीज़ को पढ़िए, ना कि हमें यहाँ पर चीज़ें को इकट्ठा करना है, जमावड़ा लगाना है और हमें मेला भर लेना है, और मेले में से फिर दिक्कत होती है। अगर मेले में कोई खो जाता है ना, तो उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी, संभावनाएं कम हो जाती हैं। हमें मेला नहीं लगाना है, हमें बिल्कुल भी मेला नहीं लगाना है, हमें चीज़ों को बिल्कुल इक्विवेलेंट रखना है, बिल्कुल साइड में रख देना है, चीज़ों को बिल्कुल स्थिर कर देना है, पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है, और बिल्कुल आराम के साथ 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 10 ही क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपके माइंड से रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है ना? तो चीज़ों पर फोकस करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। तुगलक वंश की नींव, तुगलक वंश की नींव किसने डाली? नींव किसने डाली? नींव से मतलब होता है संस्थापक कौन है उसका, संस्थापक कौन है, किसके द्वारा उसका उदय किया गया, उस साम्राज्य का, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो वह कौन था, उसकी नींव किसके द्वारा डाली गई, तो वह डाली गई गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन आपका उठकर आएगा मुगल सल्तनत से, क्वेश्चन आपका उठकर आएगा दिल्ली सल्तनत से, आपका तुगलक वंश, आपका दास वंश, आपका मुगल वंश, आपका लोधी वंश, क्वेश्चन हर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन चारों पांचों वंश में से एक क्वेश्चन जरूर उठकर आएगा। इसलिए फोकस रखना, जितनी भी चीज़ें आपको करा रहा हूँ, काम की करा रहा हूँ, इसलिए फोकस बनाकर रखें, स्थिरता रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, खिलजी वंश का शासन, खिलजी वंश का शासन कब तक रहा, शासन कब तक रहा, बताइए जल्दी। तो वह रहा आपका, जल्दी बताइए, खिलजी वंश का शासन कब तक रहा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि खिलजी वंश का शासन रहा आपका 1290 से लेकर 1320 तक। नोट कीजिए, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर मूवी भी बनी है, जो आपकी पद्मावत मूवी बनी थी वो उसी से रिलेटेड थी। चीज़ें देखिए हमारे इतिहास से इतनी जुड़ी हुई है, अगर हम चीज़ों को पढ़ना शुरू करें तो इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन चीज़ें उस पर इतनी होती हैं कि वो उसे कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता। कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। मैं भी अपने आप में सब चीज़ों में महारत हासिल नहीं है कि मैं सभी चीज़ें जानता हूँ। चीज़ें इतनी हैं, वर्ल्ड वाइड है, चीज़ें वाइड हैं, हमें ज्ञान एक भंडार है, कितना भी एकत्रित कर लीजिए, ज्ञान को कितना भी ले लीजिए, वह भी कम है। कभी भी ज्ञान कंप्लीट नहीं होता, कभी भी पूर्ण नहीं होता। अगर आप अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं, जब भी आप अपने आप को कंप्लीट मान लेंगे, पूर्ण मान लेंगे, उस समय से आपका गिरावट आपकी शुरू हो जाएगी, आपकी गिरावट शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने आप को कहते हो कि मैं 100% कंप्लीट हूँ, मैं नॉलेजेबल पर्सन हूँ और 100% नॉलेज रखता हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं रखता, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ,
चीज़ में 100% हूँ कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो गारंटी देता हूँ कि आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा और आपकी गिरावट शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक घमंड पैदा हो जाएगा और घमंड हमें खा जाता है। घमंड घमंडी होता है और घमंडी होने का मतलब हमें अब वह घमंड खा जाएगा और हम डिक्लाइन हो जाएंगे, हमारे में गिरावट आ जाएगी और हम धड़ाम से नीचे पड़ जाएंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और शुरुआत जिस बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हमने की थी, एंडिंग भी आज की क्लास की एक बेहतरीन क्वेश्चन के द्वारा ही किएंगे हमने। आज हमारी जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा शिक्षा से रिलेटेड ही। देखिए हर्षकालीन हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। केंद्रों के नाम बताइए। चलिए बताइए। फर्स्ट था आपका तक्षशिला, फर्स्ट था आपका तक्षशिला और सेकंड था आपका नालंदा। नालंदा। चलिए फर्स्ट था आपका तक्षशिला व सेकंड था आपका नालंदा। हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। प्रथम था प्रथम था तक्षशिला व सेकंड था नालंदा, और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन अपने आप में उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, उच्च शिक्षा के केंद्र रहे हैं आपके कब, आपके हर्षकालीन समय में। हर्ष के समय में, हर्ष जब राजा हुआ करते थे उस समय पर आपके 2 शिक्षा केंद्र थे जो बहुत ही बेहतरीन और उच्च तरह की शिक्षा दिया करते थे। क्या थे आपके? फर्स्ट था तक्षशिला और सेकंड था नालंदा। तक्षशिला विश्वविद्यालय व नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापना की गई, कौन कौन इसकी कमेटी में थे, इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि एक चीज़ से रिलेट करना शुरू कर दिया जाए तो टॉपिक कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन हमें उस टॉपिक को बड़ा नहीं करना है, सिर्फ हमें चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। हमने 15 क्वेश्चन किए हैं और 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके लघु व अति लघु में आने की संभावना रखते हैं और आएंगे भी। संभावना नहीं रखते हैं, गारंटी के साथ बोलता हूं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फोकस करें, 25 मिनट की क्लास होती है, 25 मिनट कुछ नहीं होते आपके लिए, 25 मिनट कुछ नहीं होते। 25 मिनट यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, 25 मिनट ये क्लास देख लीजिए, आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपका प्रेजेंट सुधर जाएगा और ना भी सुधरेगा तो आपको ज्ञान अर्जित हो जाएगा। और ज्ञान अर्जित होना ही सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान व हमारा इतिहास, हमें हमारा भूगोल हमें पता होना चाहिए। इनके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि आप क्लास को अच्छे से देंगे, अच्छे से समझें, अच्छे से सबको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।